स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे सुपर सीवर कोर्स के अंदर लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कैसे हम अलग अलग एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कैसे उसे याद रखते हैं। मैंने आपको पूरी प्रेडिक्ट टेबल दिखाई थी, इस तरह से हम लोगों ने सभी कॉन्फ़िगरेशंस लिखे थे और मैंने आपसे कहा था कि आप इनकी बस प्रैक्टिस करते रहना। अब जैसे से आप आगे चलते जाओगे ये कॉन्फ़िगरेशंस आपके काम में आते जाएंगे और आप इन्हें यूज करते रहोगे, तो चिंता ही कोई बात नहीं है। जो हमने सीखना था वो सीख लिया, बस प्रैक्टिस वाली बात है। यूज करते करते विद इन नेक्स्ट 7 to 8 लेक्चर्स आप इन सब में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने वाले हो। चलिए आज चलते हैं आगे, एक और बड़े इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं जो कई स्टूडेंट्स को परेशान करता है, उन्हें समझ में नहीं आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देयर शेप्स। देखो मैंने आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ा दिए हैं, क्वांटम नंबर्स के थ्रू मैंने आपको ये भी सिखाया है कि एक शेल के अंदर सबशेल होता है और सबशेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। अभी जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इनकी शेप्स होती है जिनके ऊपर आपको फोकस करना होता है। आगे चल के आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखोगे कि इन ऑर्बिटल्स के लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइंड होता है, उसे हम लोग वेव फंक्शन बोलते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, मैं आपसे लेमन लैंग्वेज के अंदर बात करूंगा, मैं आपसे जनरल नॉर्मल जो हमारे स्पीकिंग टर्म्स है उनके अंदर बात करेंगे और टेक्निकल टर्म्स हम जब चैप्टर आगे पढ़ते चलेंगे सारे चैप्टर्स, तो वहां पर सीखते हुए चलेंगे। चलिए, तो किसी भी ऑर्बिटल की शेप को डिफाइन जो करता है वो डिफाइन करता है आपका एंगुलर क्वांटम नंबर, या फिर आप उसे एजिमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो अगर हम शेप की बात करें तो देखें द शेप ऑफ एनी ऑर्बिटल is defined by azimuthal quantum number। तो जो आपका azimuthal quantum number एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्बिटल की शेप को डिफाइन करने के लिए। वो कैसे करता है उस चक्कर में नहीं चलते हैं। एक्चुअली एक टर्म होता है एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर वेव फंक्शन, उससे आप करते हो, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको शेप्स बता रहा हूं। तो देखिए जो आपके पास एस ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल यानी जो एस सबशेल को बिलोंग करता है, उसकी शेप हमेशा कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। ठीक, ऐसे आपके पास पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल की जो है वो डम्बेल शेप होती है। कैसी होती है, डम्बेल। डी ऑर्बिटल जो होता है उसे हम लोग डबल डम्बेल शेप बोलते हैं, और एफ ऑर्बिटल की जो शेप्स होती है कॉम्प्लेक्स होती है, और वैसे भी वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। इनमें चार से भी, इनमें सब में लोब्स होती है, भी आप देखोगे तो इनमें बहुत ज्यादा लोब्स होती हैं, चार से भी आगे लोब्स होती हैं। इसमें चार होती है, इसमें दो होती है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स शेप। तो इनकी शेप से आपको कभी भी डील करना नहीं पड़ेगा, तो इनके ऊपर आपको रिसर्च करने की जरूरत भी नहीं है, पहली चीज। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पर एक टर्म बोलते हैं ना, आपसे बोला था अभी, वेव फंक्शन। ठीक है, तो वेव फंक्शन से आप डिटेल में तो मिलोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, साई से हम इसे डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड वेव फंक्शन। ठीक है, तो जो वेव फंक्शन होता है साई, ये क्या है, ये बेसिकली एक ऑर्बिटल की शेप को, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मिल सकता है, इस चीज को बहुत डिटेल में आपको डिफाइन करता है। तो आप समझे मेरी बात को, ये जो वेव फंक्शन है क्या होता है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने, सभी लोगों ने y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ तो पढ़ा ही होगा, या y इक्वल टू साइन एक्स तो सीखा ही है। अगर आप इसको प्लॉट करो एक ग्राफ के ऊपर, y और x, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा वेव टाइप का ग्राफ बनता है। तो ये जो साइन एक्स है ये एक वेव फंक्शन है, y एक वेव फंक्शन है जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, साइन एक्स है। अब आप देखो इस पॉइंट के ऊपर ये पॉजिटिव है और इसके पॉइंट के नीचे ये नेगेटिव है। तो वेव फंक्शन जो है उसके पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकती है और नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती है। तो पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, आप ओरिजिन से किस तरफ चल रहे हो, कितने डिस्टेंस पर चल रहे हो, कहीं कहीं उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कहीं कहीं क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ पर मैं एक टर्म यूज करूंगा, साइन ऑफ वेव फंक्शन। अभी आप उसका आइडिया यहां से लगा सकते हो कि किसी भी वेव का या किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें कुछ पार्ट पॉजिटिव आएंगे, कुछ पार्ट नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो वो जो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है वो वेव फंक्शन का क्या होता है, साइन होता है, एक चीज। ठीक है, अच्छा दूसरा आपको एक और टर्म सीखना होता है, सॉरी, ठीक है, दूसरा आपको एक और चीज सीखनी होती है जिन्हें हम बोलते हैं नोड्स। ठीक है, तो नोड्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी जरूरत नहीं है। अभी आप देखें, या चलो मैं आपको बता ही देता हूं। ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल में क्या होता है, पास नोड्स होते हैं। नोड्स क्या होते हैं, नोड्स वो पॉइंट होते हैं वेयर प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 0। भाई कुछ कुछ जगह ऐसी होगी स्पेस में जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, तो जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस 0 होते हैं उन्हें हम नोड्स बोलते हैं। देखिए दो तरह के आपके नोड्स होते हैं, एक होते हैं रेडियल नोड्स। क्या होते हैं वो मैं मिलवाऊंगा, अभी तो लिखकर छोड़ दो। रेडियल नोड्स और एक होता है एंगुलर नोड्स। ठीक है, ऑल्दो ये आपके काम नहीं आएंगे बट स्टिल आपको मतलब पता होना चाहिए इनका। नोड्स, टोटल नोड्स जो होते हैं उनका फॉर्मूला होता है n-1। यहां पर n आपका वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है L, तो जो आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर है उसके बराबर होते हैं एंगुलर नोड्स, और बचे n-l-1 ये फॉर्मूला होता है रेडियल नोड्स का। तो अभी जब मैं ऑर्बिटल्स के डायग्राम बनाऊंगा तो मैं आपको रेडियल नोड्स भी दिखाऊंगा, मैं आपको एंगुलर नोड्स भी दिखाऊंगा, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आगे चल के जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि आपको एक ऑर्बिटल की शेप बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप आगे चलकर बॉन्डिंग के अंदर चीज़ों को अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे, समझ पाओगे। मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स को ऑर्बिटल की शेप में बहुत दिक्कत होती है, तो आपको वो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। अब शुरुआत करते हैं हम एस ऑर्बिटल के साथ। तो अगर मैं आपसे किसी भी एस ऑर्बिटल के लिए बात करूं, एस ऑर्बिटल, तो देखें एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। मतलब उसमें ये बीच में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, ये भी कई लोगों के लिए बड़े कंफ्यूजिंग सा टर्म है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस रीजन को दिखाता है, रीजन इन स्पेस वेयर probability of finding electrons is maximum। तो वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, वो रीजन को ही आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हो, वो रीजन ही आपका ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ नहीं है, मान लो इतने पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यही आपका ऑर्बिटल भी है। ध्यान दें, एस ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन का एक फिक्स साइन होता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव ही होगा। तो ऐसे चारों तरफ दिखा सकते हो, एक जगह भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, या फिर पूरे के पूरे एस ऑर्बिटल पे नेगेटिव साइन ही होगा। तो ध्यान रखना, ये जो मैं पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहा हूं, ये सिंपली क्या है, साइन ऑफ वेव फंक्शन है, साइन ऑफ वेव फंक्शन। इट इज नॉट चार्ज, ये चार्ज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वेव फंक्शन का साइन है, जो मैंने आपको भी पीछे डायग्राम बना के भी दिखाया था, गायब हो गया अब तो। ठीक है, जिसमें कभी पॉजिटिव आ रही है, कभी नेगेटिव आ रही है। तो एस ऑर्बिटल के ऊपर या तो पूरे पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा सॉरी, और या फिर पूरे के ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा। तो ये एस ऑर्बिटल की क्या होती है, शेप होती है। एक चीज समझ में आ गई बात। चलिए अब ध्यान से देखें, अगर हम एस ऑर्बिटल में बात करें तो आप देखो फॉर एस ऑर्बिटल, अगर आप यहां पर देखो फॉर एस ऑर्बिटल, बताओ एल की वैल्यू 0 है। अगर एल की वैल्यू 0 है मतलब इसमें कोई एंगुलर नोड नहीं होता है, नो एंगुलर नोड। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब आपके पास अलग अलग एस ऑर्बिटल हो सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास 1s ऑर्बिटल हो सकता है, आपके पास 2s ऑर्बिटल हो सकता है, आपके पास 3s ऑर्बिटल हो सकता है, और आपके पास 4s ऑर्बिटल हो सकता है। एक चीज समझ रहे हो। अब इसमें क्या होगा, देखो जब 1s ऑर्बिटल है तो ये आपका न्यूक्लियस है। 1s ऑर्बिटल में आप देखो आपको एक भी रेडियल नोड नहीं मिलेगा। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो n माइनस एल की वैल्यू 0 माइनस 1 दैट इज 0। इसमें एक भी रेडियल नोड नहीं है, तो ये आपका s ऑर्बिटल हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, जो जहां जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा उस रीजन को मैं से शेड कर रहा हूं, तो ये 1s ऑर्बिटल है। दिखने में ऐसा दिखेगा आपको, है ना, अगर आप स्पेस में देखोगे तो ऐसा दिखेगा। 2s ऑर्बिटल, ध्यान देना 2s ऑर्बिटल में आप देखोगे तो यहां पर आपको कितने रेडियल नोड मिलेंगे, तो भैया रेडियल नोड मिलेंगे n माइनस एल माइनस 1, यहां पर एक रेडियल नोड होगा। अभी एक रेडियल नोड कैसा दिखता है, ध्यान से देखना, तो ये आपका न्यूक्लियस है, ये 1s तो इसमें काउंट हो जाएगा, ये वाला रीजन जो आपने अभी उधर बनाया। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें बीच में आएगी खाली जगह, और फिर उसके बाद दोबारा आपको इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाएंगे, लाइक दिस।
दिख रहा है? तो जो बीच वाली खाली जगह है, ये जो बीच वाली खाली जगह है, ये खाली जगह किसको दिखा रही है? एक रेडियल नोड को दिखा रही है। अब जैसा मैंने आपको बताया, एस ऑर्बिटल है तो इस पे एक फिक्स साइन होगा, तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो देखो इस पूरे रीजन पे प्लस साइन होगा। अब रेडियल नोड का मतलब क्या है कि वेव फंक्शन ने अपना साइन बदल लिया है, इसके बाद वाले रीजन में इस पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा, लाइक दिस। याद है मैंने आपको भी ग्राफ बना के दिखाया था, ऐसे पॉजिटिव है, फिर इस पॉइंट के बाद वो नेगेटिव हो रहा है, तो यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है। तो देखो इस पॉइंट के अबाउट इसने अपना साइन बदल लिया है, तो इस चीज को हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। वहां जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या है? 0 है, और इसके बाद जो आपका वेव फंक्शन उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप 2s ऑर्बिटल को दिखा सकते हो। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, ये सब आपके काम नहीं आएगा, लेकिन आपको इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग इसी में फंसे रह जाते हैं। अरे सर वो रेडियल नोड कैसा देखते हो, समझ में ही नहीं आता और समझा भी नहीं पाते हैं कई लोग, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये सारी चीजें इसलिए कवर कर रहा हूं। अब बताओ 3s में क्या होगा? हाँ बिल्कुल, पहले एक रीजन बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, फिर गैप आएगा, फिर एक और रीजन मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, फिर से गैप आएगा, और फिर एक और रीजन मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो देखो यहां आपको कितने रेडियल नोड मिल रहे हैं? 2 रेडियल नोड मिल रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। वो आप गिन के भी देख सकते हो, n-l-1 यहां पर 2 रेडियल नोड। इसी तरह अब आप 4s को खुद ड्रॉ कर सकते हो। तो s ऑर्बिटल्स में इस तरह से आप रेडियल नोड्स को दिखा सकते हो। इनमें एंगुलर नोड्स तो होते ही नहीं है, क्योंकि l की वैल्यू क्या है? 0 है। अब एंगुलर नोड मिलेगा आपको p ऑर्बिटल के अंदर। तो एक बार आप इन्हें ड्रॉ करो, फिर हम p ऑर्बिटल्स से मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, देखें p ऑर्बिटल्स के लिए। तो अगर आप p ऑर्बिटल्स की बात करो, जैसा मैंने आपको बताया कि एक p ऑर्बिटल की जो शेप है वो डंबल है। ठीक है, p ऑर्बिटल के लिए आपको देखो l की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू 1 का मतलब इसके पास क्या है? एक एंगुलर नोड है। तो पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, p ऑर्बिटल की शेप जो है वो ऐसी होती है, डंबल। एक्चुअली हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं, बट जो एक्चुअल शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है, इस तरफ से ऐसे 2 रीजन होते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक में इधर इलेक्ट्रॉन, इसके अबाउट इधर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इधर मिलेगा, बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, ऐसा बोलते हैं हम। ठीक है, तो इस पे प्लस साइन होता है, ये माइनस, इसके अबाउट क्या होता है? वही वेव फंक्शन का साइन चेंज होगा। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये है, बट हाँ चलते फिरते उसमें हम लोग ये काम में ले लेते हैं। तो एक लोब पे प्लस और एक पे क्या होता है? माइनस है। तो पहली चीज जो आपकी नजर करने की वो ये है कि अपोजिट लोब्स या बोथ द लोब्स of p orbital have opposite sign of wave function. Opposite sign of wave function. ठीक है, तो दोनों लोब्स का क्या होता है? अपोजिट साइन होता है। पहली बात तो ठीक से नहीं बना, बट आप समझ लेना कि मैं दोबारा से बनाता हूं, चलो आपके लिए। ये कुछ इस तरह से एक लोब, कुछ इस तरह से दूसरी लोब बनेगी। ठीक, तो ये इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। अब आप देखो, आपने सीखा था कि जब हम l की वैल्यू 1 लिख रहे हैं तो यहां पर m की 3 वैल्यूज आती, -1, 0, +1। तो मैंने आपको बताया भी था कि p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल बनते हैं। आपको चीज रिकॉल कर रही होगी, एक px, एक py और एक pz। ठीक है, अब ये px, py, pz का मतलब क्या है पहले तो आप ये समझो। ये जो m इक्वल टू -1, 0, +1, m जो होता है ना, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या बताता है? ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बताता है। क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में, मतलब हवा में जो लोब्स हैं, ये लोब्स अपने आप को कैसे अलाइन कर रही हैं। ठीक है, तो 3 वैल्यूज का मतलब है 3 स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस होंगे। तो आप समझें, जैसे मान लो सबसे पहले मैं आपसे पहले तो बेसिक बना के दिखा रहा हूं आपको, एक ओवरऑल व्यू। इसमें क्या है? आपके पास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस होती है, और कौन सी होती है? जेड एक्सिस होती है। ठीक है, तो हम किसी भी एक एक्सिस को एक वैल्यू दे देंगे फिक्स। जैसे मान लो मैंने जेड के बोल दिया कि भाई जेड के लिए मैं m इक्वल टू 0 मान रहा हूं, तो z के लिए अगर m इक्वल टू 0 है तो z एक ओरिएंटेशन हो गया। z का मतलब क्या है कि जो लोब्स हैं वो z एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है, लाइक दिस।
इस ऑर्बिटल को हमने नाम दे दिया pz, क्योंकि इसकी लोब्स किसके अलोंग लाई कर रही है, z एक्सिस के अलोंग। तो ये px py pz का मतलब समझ में आ रहा है आपको? हाँ, pz का मतलब क्या है कि जो p ऑर्बिटल की दोनों लोब्स हैं वो z एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है। एग्जैक्टली इसी तरह जब आप y एक्सिस के लिए देखोगे तो इसकी दोनों लोब्स जो होगी वो y एक्सिस के अलोंग लाई कर रही होगी। तो इस ऑर्बिटल को हम लोग बोल देंगे py। अब देखो, अगर हमने z के लिए m के लिए को 0 मान लिया है तो इसके लिए m के लिए +1 या -1 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो मान लो मैं +1 मान लेता हूं, ये मेरी इच्छा है, मैं -1 भी मान सकता हूं। फिर बचा आपके पास एक और ओरिएंटेशन x के अलोंग लोब जब लाई करेंगी तो वो जिस तरह से होगा, इसे हम px ऑर्बिटल बोल देंगे। अब अगर आपने इसके लिए +1 माना है तो ये पक्का है कि इसके लिए क्या होगा, -1 होगा। तो अभी समझो m की इन वैल्यूज का मतलब क्या है। m की इन वैल्यूज का मतलब है रिलेटिव ओरिएंटेशन। एक ओरिएंटेशन को आपने 0 वैल्यू दे दी तो उसके करस्पॉन्डिंग एक की वैल्यू -1 है, एक की वैल्यू +1 है, फिर आगे बढ़ेगा एक की वैल्यू +2, एक की -2, फिर और आगे बढ़ेगा एक की वैल्यू +3, एक की वैल्यू -3। m और कुछ नहीं दिखाता है, m सिर्फ आपको रिलेटिव ओरिएंटेशन दिखाता है। तो देखो ये p के 3 ऑर्बिटल्स हैं और ये तीनों मिलकर एक p सबशेल बना देंगे। तो p सबशेल और p ऑर्बिटल में क्या फर्क है? ऑर्बिटल को बताने के लिए आपको उसका नाम बताना पड़ेगा कि ये px है या py है या pz है। और सिर्फ p बोला मतलब वो एक पूरे सबशेल की बात कर रहा है, उसमें px py pz तीनों काउंट हो जाएंगे। चलिए, तो ये एक बात। अब देखो मैं इनको अलग अलग बनाना शुरू करता हूं, 3D थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इनका। तो मैं सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूं px की। ये आपने देख लिया कि इसमें एक एंगुलर नोड होगा। तो ये एंगुलर नोड दिखता कैसा है वो दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। ये मेरे पास मैंने एक प्लेन बनाया है, ठीक है। मान लो मैं आपके सामने पहले pz ऑर्बिटल बना रहा हूं। कौन सा बना रहा हूं, pz। तो pz ऑर्बिटल आपने देख लिया है क्या होगा। pz ऑर्बिटल वो होगा, ग्रीन कलर यूज करते हैं, सॉरी ब्लू। pz ऑर्बिटल वो होगा जिसकी लोब्स, जिसकी दोनों लोब्स z एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हो। तो मान लो ये आपकी z एक्सिस है। बताओ अगर ये z एक्सिस है तो ये वाली एक्सिस को मैं x एक्सिस बोल दूं और इस वाली एक्सिस को मैं y एक्सिस बोल सकता हूं। अब आपने खुद ने देख लिया है कि इसकी लोब्स z एक्सिस के अलोंग लाई करेगी, तो एक लोब ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी और एक लोब ऐसे नीचे की तरफ आएगी। बोला आपको दिख रहा है? तो यहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन देखो इस प्लेन में ये प्लेन इन दोनों लोब्स को स्प्लिट कर रहा है। ये वाला प्लेन दिख रहा है आपको, ये प्लेन, तो इस प्लेन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये इसे हम लोग बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। और यहां पर ये इस p ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड की तरह काम करेगा। तो एंगुलर नोड से ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है नोडल प्लेन। क्या है, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है? नोडल प्लेन वो प्लेन होता है, प्लेन इन विच नो इलेक्ट्रॉन विल बी फाउंड, या फिर जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो इस तरह से आपके पास ये pz ऑर्बिटल बन गया है। तो देखो pz ऑर्बिटल के लिए xy प्लेन क्या करेगा, नोडल प्लेन की तरह काम करेगा। रटने की जरूरत नहीं है, अभी सब याद हो जाएगा। अभी समझो, सीखो मैं कैसे शेप्स बना रहा हूं। अब जैसे मैंने pz बनाया वैसे ही मैं बिल्कुल px और py बना सकता हूं। तो अब बनाते हैं px ऑर्बिटल। अब क्या करते हो, सेम डायग्राम बनाओ, बस एक्सिस बदलते जाओ। अब मान लो ऊपर वाली एक्सिस को मैं x एक्सिस मान रहा हूं, तो भैया ये वाली हो जाएगी y और ये वाली हो जाएगी z। तो pz ऑर्बिटल येलो कलर यूज करें px के लिए, सॉरी, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि इसकी एक लोब का साइन प्लस होगा और दूसरी का माइनस होगा। सेम चीज यहाँ, प्लस और माइनस अपोजिट साइन होते हैं वेव फंक्शन के। तो ये आपके पास बन गया कौन सा ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल। बताओ नोडल प्लेन कौन होगा, yz यहाँ पर नोडल प्लेन होगा। एग्जैक्टली इसी तरह आप यहाँ पर py ऑर्बिटल को भी बना सकते हो और देख सकते हो कि उसमें नोडल प्लेन कौन होगा। अगर ये आपके पास x है, ये z है, तो ये y एक्सिस होगी और y के लिए ग्रीन कलर, इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन है। इस तरह से आपके पास ये 3 px py pz ऑर्बिटल बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी शेप्स आपको पता होना। तो px ऑर्बिटल जिसकी लोब्स x एक्सिस के अलोंग लाई करती है, y जिसकी लोब y एक्सिस के अलोंग, z जिसकी लोब z एक्सिस के अलोंग लाई करती है, और साथ साथ इनके नोडल प्लेन है। देखो नोडल प्लेन तो याद रखना बड़ा ही आसान है, बड़ा आसान है, कुछ याद रखना ही नहीं है एक्चुअली। ऑर्बिटल हाँ आपको भी दिख गया होगा वैसे तो, बट फिर मैं लिखवा देता हूं, नोडल प्लेन।
भैया अगर ऑर्बिटल px है तो बाकी कौन सी एक्सिस बची, y और z, तो yz नोडल प्लेन है। अगर ऑर्बिटल py है तो कौन सी बची, x और z। अगर ऑर्बिटल pz है तो कौन सी बची, xy। ये लो भैया, ये इसके अंदर क्या होते हैं, नोडल प्लेन होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो शेप, नोडल प्लेन, वेव फंक्शन के साइन, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। याद रखने की जरूरत नहीं है, यूज करते करते अपने आप याद होगी। क्लियर है? अच्छा, एक चीज मैंने आपको सिखाई थी, डीजेनरेट ऑर्बिटल, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि p के तीनों ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सेम एनर्जी पर होते हैं, px, py, pz, तो ये सेम एनर्जी के होंगे। और अगर ये सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें, डी जनरेट ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अभी तो मैंने आपको दिखाया एंगुलर नोड, अब इन्हीं में मुझे आपको रेडियल नोड दिखाने हो, तो जैसे मैंने एस ऑर्बिटल में आपको रेडियल नोड दिखाए थे ये वाले, क्या ऐसे रेडियल नोड यहां पर भी होते हैं? अरे बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, आओ मैं आपको दिखाता हूं। तो देखें, अगर आप देखना चाहें, सिर्फ आपकी संतुष्टि के लिए है, रेडियल नोड्स इन p ऑर्बिटल्स। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं 2p से। 2p के लिए फॉर्मूला लगाओ n माइनस एल माइनस वन, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होगा, n माइनस एल माइनस वन, 0। यानी p ऑर्बिटल में कोई रेडियल नोड नहीं होता है। तो अगर ये आपका न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अबाउट p ऑर्बिटल की एक लोब ऐसे होगी, एक लोब ऐसे होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव, यहाँ वेव फंक्शन का साइन नेगेटिव। इसमें कोई रेडियल नोड नहीं होता है। लेकिन अगर आप मुझसे बात करो 3p ऑर्बिटल, तो 3p ऑर्बिटल में आप काउंट करो रेडियल नोड, फॉर्मूला लगाओ तो क्या बनेगा, 3 माइनस एल माइनस वन रेडियल नोड। अब देखो यहां एक रेडियल नोड कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, देखो एक लोब, यहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, गैप आ जाएगा, गैप आएगा तो एक खाली रीजन आएगा, फिर उसके बाद दोबारा आपको इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाएंगे, लाइक दिस। ऐसे ही एग्जैक्टली यहाँ पे खाली रीजन आएगा और फिर से आपको इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो आपको बीच का पार्ट दिख रहा है, ये बीच का पार्ट, ये यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, रेडियल नोड की तरह। बस सिंपल है। ऐसे ही देखो, जब आप 4p ऑर्बिटल में चले जाओगे तो इसमें आपको 2 रेडियल नोड दिखाई देंगे। तो 2 रेडियल नोड कैसे दिखेंगे, सिंपल है, ये एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक सेकंड रुक जाना, ठीक। तो ये न्यूक्लियस बना लेते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो देखो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इस तरह से। तो देखो 1 और 2 रेडियल नोड हो गए। ऐसा आप एग्जैक्टली नीचे भी बना सकते हो, है ना, तो बना ही लेते हैं, चलो। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, फिर से यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, और फिर से यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इस तरह से आप p ऑर्बिटल्स के अंदर भी क्या कर सकते हो, रेडियल नोड दिखा सकते हो। तो एक्चुअली क्या होता है, लोग इसमें फंस जाते हैं, सोचते हैं यार दिखते नहीं रेडियल नोड्स कैसे होते हैं। तो देख लो आराम से, ऐसे होते हैं। बाकी आपको मेनली तो इनकी शेप और दोनों जगह पर वेव फंक्शन का साइन पता होना चाहिए। कॉपी करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डी ऑर्बिटल्स कैसे देखते हैं, उनकी शेप्स कैसी होती है। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा था, अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें, शेप तो मैं आपको भी बता ही चुका हूं, डबल डम्बेल होती है। डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होती है 2। तो अगर एल के लिए 2 है तो एम की जो आपके पास वैल्यूज आती है -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो आपके पास m की 5 वैल्यूज है। अगर आपके पास m की 5 वैल्यूज हैं तो आपके पास टोटल 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस आते हैं। तो ये जो 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस है, ये 5 ओरिएंटेशंस 5 ऑर्बिटल्स को दिखाते हैं। इनकी जो नेमिंग है, देखें, ध्यान से देखें, आपके पास टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। उनमें होता है dxy, dyz, dzx, फिर होता है dz² और dx² -1। अगेन ये ऑर्डर फिक्स नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो। टोटल आपके पास 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं शेप, क्या क्या इनकी शेप होती है।
मैं स्टार्ट कर रहा हूं डी एक्स वाई से। तो जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई ऑर्बिटल क्या होता है? ये वो ऑर्बिटल होता है, देखो आपको पता है कि डी ऑर्बिटल की जो शेप है वो डबल डंबल है। डबल डंबल का मतलब यहां पर 4 लोब्स होगी। डबल डंबल इसमें क्या होती है? 4 लोब्स होती है, एक लोब, ये दूसरी लोब, ये तीसरी लोब और ये चौथी लोब। ठीक है, 4 लोब्स होती हैं। और ध्यान रखना अपोजिट लोब्स का जो साइन है वो सेम होता है। अपोजिट लोब्स हैव सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, अब देखें डी एक्स वाई, समझना डी एक्स वाई क्या होता है? डी एक्स वाई वो ऑर्बिटल होता है जिसमें जो चारों लोब्स हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई करती हैं। तो द लोब्स लाई बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहले मैं इसका 3D व्यू बना के दिखाता हूं आपको। थोड़ा सा देखने में आपको अजीब सा लगेगा, फिर हम इसका 2D व्यू बनाएंगे और उसको समझना बहुत जरूरी है। तो मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, लाहौल बिला कुव्वत, और ये आप मान लो कि आपकी कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है और ऊपर जेड एक्सिस होगी। तो डी एक्स वाई क्या होगा? जहां पे चारों लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। तो देखो ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एक लोब, ये दूसरी लोब, ये तीसरी लोब और ये चौथी लोब। और इस तरह से ऊपर से कौन सी एक्सिस पास हो रही होगी? जेड एक्सिस पास हो रही होगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप देखें, ये एक्स एक्सिस है, तो अगर मैं इसको और इस वाले डायगोनल के अलोंग कट करूं तो मुझे एक प्लेन बनता हुआ दिखाई देगा जो इन चारों लोब्स को बीच में से कट, मतलब इनके बिल्कुल इनको टच भी नहीं कर रहा है ना, निकल रहा है, सब सेपरेट है जैसे पी ऑर्बिटल था। तो यहां पर देखो जो एक्स जेड प्लेन है ये एक नोडल प्लेन की तरह काम कर रहा है। एग्जैक्टली इसी तरह अगर आप इस एक्सिस को नीचे की तरफ एक्सटेंड करो लाइक दिस, तो आप ध्यान से देखना ये जो वाई एक्सिस है इसके अलोंग वाला प्लेन जो बनेगा, ये ब्लू वाला प्लेन, ये भी किसकी तरह काम करेगा? एक नोडल प्लेन की तरह काम करेगा। तो देखो L की वैल्यू 2 है, तो यहां पर आपको 2 एंगुलर नोड्स मिलेंगे, यानी यहां पर क्या होते हैं? 2 नोडल प्लेन्स बनते हैं। तो वो जो एंगुलर नोड्स थे वो ये आपके नोडल प्लेन्स हैं। तो आप ऐसे इसका 3D रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो। तो उसने आपको बताया अपोजिट लोब्स जो है उनका सेम साइन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ध्यान दें, अब इसी को आप बेटर अगर आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आप इसको ऐसे बनाओ कि भैया ये जो है, ध्यान दें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल क्या होगा? जिसकी लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रही है लाइक दिस, और अपोजिट लोब्स का सेम साइन होगा। तो ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, यहां पर इसके ऊपर जेड एक्सिस होगी ना, जेड एक्सिस ये होगी। एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन इसके लिए किसकी तरह काम करेंगे? नोडल प्लेन की तरह काम करेंगे। तो एक्स जेड एंड वाई जेड यहां पर नोडल प्लेन्स हैं। अब सेम थीम को फॉलो करते हुए हम बाकी ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। जैसे मान लो आपको डी एक्स जेड बनाना है, तो भैया एक एक्सिस ले लो एक्स, एक ले लो जेड, ठीक है। कई बार मैं कनेक्ट करता हुआ बना देता हूं तो आप समझ लेना अब तो भावनाओं को। तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस, यहां पे देखो एक्स वाई एंड वाई जेड आर नोडल प्लेन। एग्जैक्टली इसी तरह अगर आप डी, देखो एक्स वाई हो गया, एक्स जेड हो गया, कॉम्बिनेशन बनाओ, तीसरा हो गया वाई जेड। तो वाई जेड में क्या होगा? एक एक्सिस वाई होगी, एक एक्सिस जेड होगी और ये आपकी लूप्स होंगी, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, और यहां पर एक्स जेड एंड एक्स वाई जो होंगे नोडल प्लेन्स होंगे। अब देखो समझो एक बहुत काम की चीज, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप देखो यहां पर भी जो लोब्स हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रही है, यहां पर एक्स और जेड के बीच में, यहां वाई और जेड के बीच में। तो क्योंकि इन तीनों ऑर्बिटल्स की लोब्स एक्सिस के बीच में लाई कर रही है, इसलिए इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल। तो सिंस लोब्स ऑफ दीज 3 ऑर्बिटल्स आर lying in between the axis,
So these orbitals are called non-axial orbitals. अगर इनकी लोब एक्सिस के अलोंग लाई करती तब तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं। लेकिन क्योंकि यहां पर लोब्स इनके एक्सिस के बीच में लाई कर रही है, इसलिए इन ऑर्बिटल्स को हम किसके नाम से जानते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है dxy, dyz, dzx आपको रटने की जरूरत नहीं है। फिर से देखो, नोडल प्लेन अगर आपको निकालना है तो आप ये देख सकते हो कि जो तीसरी एक्सिस बच गई, जैसे यहां बना लेते हैं, ठीक है। मान लो dxy ऑर्बिटल है, तो एक्सिस कौन सी बची, z, है ना। तो नोडल प्लेन क्या होगा, एक होगा xz और दूसरा क्या होगा yz। ये ऊपर लिख देना, हम नोडल प्लेन निकाल रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, dyz, तो बची कौन सी एक्सिस, x। तो देखो एक xy और दूसरा क्या होगा xz। ऐसे अगर आप बनाओ dxz, तो एक नोडल प्लेन बनाएगा xy और दूसरा बनाएगा yz। तो जो तीसरी एक्सिस बच गई उससे दोनों एक्सिस का प्लेन बना दो, वो यहां पर किसकी तरह काम करेगा, नोडल। तो ये है 3 डी ऑर्बिटल जो कि नॉन एक्सियल होते हैं। नॉन एक्सियल क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी जो लोब्स है वो एक्सिस के बीच में लाई करती है। तो देखो, ये तो थे आपके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। हम चलते हैं आगे और बात करते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स की। तो देखो, दो आपके पास जो डी ऑर्बिटल बचे वो दोनों एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब नाम से तो लग रहा है यहां पर क्या होंगे, जो लोब्स होंगी वो इनकी एक्सिस पर लाई करेंगी। तो यहां पर क्या होगा, ऑल द लोब्स या फिर ऑल द लोब्स की जगह आप ऐसा लिख दो सिंपल कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज along the axis, ठीक है। जैसे आपके पास एक ऑर्बिटल होता है, इसमें dx² माइनस y², ठीक है। तो जो dx² माइनस y² है, देखो उसका नाम से लग रहा है x² y², यानी यहां पर क्या होता है, दो लोब्स x एक्सिस के अलोंग और दो लोब्स ऐसे y एक्सिस के अलोंग करती है। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड x और y एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, इसलिए एक एक्सियल ऑर्बिटल है। तो dx² माइनस y², बोलने का तरीका है dx² y² भी इसको बोल सकते हो आप, dx² डैश y² भी बोल सकते हो। मैं सिंपली इसको dx² y² बोलता हूं, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया अपोजिट लोब्स के लिए वेव फंक्शन का साइन सेम होगा, तो नेगेटिव। क्लियर है आपको चीज। अब आप ध्यान से देखें, यहां पर भी आपके पास दो नोडल प्लेन होंगे। क्या होंगे, दो नोडल प्लेन, क्योंकि देखो एल की वैल्यू तो 2 ही है, कोई भी डी ऑर्बिटल हो एल की वैल्यू उसके लिए क्या होगी, 2 होगी। तो यहां पर भी दो नोडल प्लेन होते हैं। लेकिन जैसा आपने पिछले केस में देखा कि dxy dyz ऐसे नोडल प्लेन का नाम बन रहा था कि भाई dxy के लिए xz और yz नोडल प्लेन था, dxz के लिए xy और yz क्या था, नोडल प्लेन था। तो यहां पर नोडल प्लेन का सच कोई नाम नहीं होता है, लेकिन यहां आपके पास दो नोडल प्लेन्स होते हैं जो एक दूसरे से 45 मतलब ना एक्सेस से 45 डिग्री एंगल पर होते हैं। ये जो एंगल है आपका 45 डिग्री है। तो यहां पर टू नोडल प्लेन्स एट 45 डिग्री फ्रॉम एक्सेस, कोई सी भी एक्सेस से देख लो, चाहे एक्स से देख लो चाहे वाई से देख लो। तो दोनों नोडल प्लेन यहां पर उनके नाम नहीं होते हैं, यानी इस डायरेक्शन में 45 डिग्री पर आपको जो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, यहां पर बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो एक चीज इसके ऊपर आप फोकस करें कि dx² माइनस y² क्या होता है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको मिलाता हूं सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑर्बिटल से जिसका नाम है dz², ठीक है। ये ऑर्बिटल्स आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी है। तो देखिए dz² में क्या होता है, dz² में जो 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, 2/3 का मतलब कितना हो गया, 66.67% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अलोंग z एक्सिस एंड 1/3 का मतलब कितना हो गया, बची हुई 33.33% जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट लाइज इन XY प्लेन।
तो dz स्क्वायर ऑर्बिटल में जो 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो x और y एक्सिस के अलोंग लाई करती है और बाकी की 1/3 जो है वो क्या करती है xy प्लेन के अंदर लाई करती है। मतलब d आपके पास जो z स्क्वायर ऑर्बिटल बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना कि ये ऐसे एक लूप है, ऐसे ही दूसरी लूप है, ठीक है। तो ये दूसरी लूप है और अब क्या होगा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे एक रिंग की फॉर्म बनाता है, ठीक है। तो ये ऐसी रिंग बनेगी जिसमें पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लाइक दिस। तो ध्यान देना, ये जो दोनों लोब्स हैं ये तो किसके अलोंग लाई कर रही है, z एक्सिस के अलोंग। तो ये जो है ये तो आपकी z एक्सिस है और ये जो आपकी रिंग है ये रिंग किसके अंदर लाई करती है, दिस वन लाइज इन XY प्लेन। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी काम में आएगा। dz स्क्वायर में जो 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो तो z एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं, तो क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z के अलोंग लाई कर रही है इसलिए मैंने इसका नाम dz स्क्वायर रख दिया है। लेकिन इसके चारों तरफ एक रिंग बनती है, उस रिंग के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, यहां पर मैं इस रिंग को थोड़ा अलग तरीके से बनाता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसे रिंग बना लो पूरी की पूरी है। तो ये रिंग जो है ये 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इस XY प्लेन के अंदर लाई करती है। अब देखो इस ऑर्बिटल के लिए भी L की वैल्यू 2 है, तो यहां पर भी 2 नोडल प्लेन्स होने चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था L जो है एंगुलर नोड्स को दिखाता है। एंगुलर नोड्स हमेशा नोडल प्लेन ही हो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल इन dz स्क्वायर यहां पर आपको एक भी नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी आप प्लेन को पास करोगे इससे, इसके सेंटर से, न्यूक्लियस से, तो देखो ये कहीं ना कहीं इस रिंग को कट कर रहा होगा, तो जहां भी रिंग को कट करेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मिलेंगे। तो ध्यान रखना dz स्क्वायर ऑर्बिटल के अंदर नोडल प्लेन नहीं होता है। देयर इज नो नोडल प्लेन इन dz स्क्वायर ऑर्बिटल। इट कंटेन्स नोडल surfaces और कोनिकल नोड्स। देखिए इसमें क्या होती है, नोडल सरफेस होती है, फिर कोनिकल नोड होती है। नोडल सरफेस और कोनिकल नोड क्या है, तो बहुत ध्यान से देखना, मैं यहीं पर इसको ड्रॉ कर रहा हूं बस एक अलग कलर से। इसमें क्या होता है, इस लोब को कंटेन करते हुए एक ऐसा कोन बनता है जो कि न्यूक्लियस से पास हो रहा था, लाइक दिस। देख पा रहे हैं आप? तो ये जो लोब है ये कोन इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, कट नहीं करता है, ध्यान देना, बस इसको सराउंड करके रखता है। तो ये जो है कोन, इसने इसको चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है। ये कोन इस लोब को कहीं पर भी टच या फिर कट नहीं कर रहा है, इसने चारों तरफ से इसको कवर किया हुआ है। तो ये आपके पास एक नोडल कोन या फिर नोडल सरफेस है। और इस तरह यहां पर भी क्या है, नोडल कोन या फिर नोडल सरफेस। तो इतने इंफॉर्मेशन आपको इन ऑर्बिटल्स के बारे में होनी चाहिए। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये शेप्स नहीं बनानी पड़ेंगी, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। कई बार कई स्टेटमेंट्स में ऐसा लिख देगा तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ डी ऑर्बिटल में ऐसा कुछ होता है, और ये चीजें आपको यूज करते करते अपने आप ही याद हो जाएगी। तो जो भी आपको इनके लिए क्लैरिटी चाहिए वो मैं आपको दे चुका हूं, जो इनका मतलब है वो मैं आपको समझा चुका हूं, कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं, कैसे उनका नाम रखा गया है। तो मैंने आपको बताया एफ ऑर्बिटल हमारे काम के नहीं, पर उनमें 6 लोब्स होती हैं, वो अलग अलग तरीके से अरेंज्ड होती है। तो जब भी कभी एफ आता है तो हम उसे कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। बाकी आपको उसकी शेप कई बुक्स में मिलेगी, बिल्कुल कोशिश मत करना उनको पढ़ने की, याद रखना, आपके लिए कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू से। जो चीज़ हमें काम में आएगी हम उनके ऊपर फोकस करेंगे, उनको और अच्छा करेंगे। बोले यहां तक बात समझ में आती है? चलिए, तो इस तरह से मेरे पास 5 डी ऑर्बिटल्स बन चुके हैं। इन 5 डी ऑर्बिटल्स में 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो नॉन एक्सियल हैं, और जो 2 ऑर्बिटल्स हैं दोनों क्या होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल्स को हम 2 सेट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स और एक हो गया आपके पास नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। चलिए, तो अलग अलग ऑर्बिटल्स की शेप, ओरिएंटेशन, नोडल प्लेन्स, ये सब सिखाने के बाद अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। ये जो मैं आपको अगला टर्म सिखाने जा रहा हूं बहुत रेयरली आपके काम में आएगा, आपके सिलेबस में नहीं है, बट कई जगह पर आप पढ़ते हैं तो ये नाम आपको सुनने को मिल जाते हैं। हो सकता है आप अपने किसी दोस्त से नोट शेयर कर रहे हो तो आपको मिल जाए, और यार ये तो हमें पता ही नहीं क्या होता है टर्म। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जिरेड एंड अनजिरेड ऑर्बिटल्स। ये नाम आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल ही जाएगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो जिरेड एंड अनजिरेड ऑर्बिटल्स, वैधानिक चेतावनी, आपको इसको बिल्कुल भी याद बात नहीं रखना है। देखें, समझें और जाने दें, और कभी जरूरत पड़ जाए तो यहां पे आके नोट्स में देख लेना, पता लग जाए, ठीक है।
देखो जिरेड और अनजिरेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, दो तीन तरीके होते हैं इनको डिफाइन करने के। एक तरीका तो होता है जिरेड ऑर्बिटल को बताने का कि ऑर्बिटल्स हैविंग इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, सबसे बढ़िया और आसान तरीका। ठीक है, एक तो ये होता है। या फिर दूसरा, इफ ऑन exchanging lobes around nucleus, if sign of wave function changes, the orbital is ungired, and if it remains same, it is जिरेड। अगर न्यूक्लियस के बाद लोब्स को फ्लिप कर दो, एक्सचेंज कर दो और वेव फंक्शन का साइन सेम रहे, तब तो आपका ऑर्बिटल कैसा होगा, जिरेड। और अगर चेंज हो गया साइन तो कैसा होगा, अनजिरेड। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे आप बात करो एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल्स तो हमेशा जिरेड होते हैं, सोचना ही नहीं, क्योंकि उनमें तो वेव फंक्शन का एक ही साइन होता है और उनमें जीरो नोडल प्लेन होता है। ठीक है, बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल को देखो, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अबाउट एक लोब ऊपर होती है, एक लोब नीचे होती है, इसका साइन प्लस होता है, इसका माइनस होता है। अब अगर आप यहां पर क्या करो, लोब्स आर एक्सचेंज्ड, तो भाई देखो जैसे लोब्स एक्सचेंज होगी, ये फिर से आपका न्यूक्लियस। ठीक है, एक लोब ऊपर, एक लोब नीचे। अब ये माइनस वाली ऊपर आ गई, प्लस वाली क्या आ गई है, नीचे आ गई। ठीक है, तो देखो लोब स्लिप हो गई तो क्या हो गया, साइन चेंज होगा। इसका मतलब ये ऑर्बिटल कैसा है, अनजिरेड है। तो जितने भी पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, अनजिरेड होते हैं। समझ में आ गया। अब बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स के बारे में। अगर आप डी ऑर्बिटल को देखो, किसी भी डी ऑर्बिटल को, तो डी ऑर्बिटल में जैसा मैंने आपको सिखाया कि लोब्स का क्या होता है, अपोजिट लोब्स का सेम साइन होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब अगर आप यहां पर लोब्स को एक्सचेंज कर दो, कर दो भाई, ये रहा न्यूक्लियस, करो लोब्स को एक्सचेंज। ये वाली लोब ऊपर चली गई, ये वाली लोब नीचे आ गई, ये वाले लोब इधर चली गई, ये लोब इधर। फिर से देखो, कुछ भी नहीं हुआ, सेम साइन है। दैट मीन्स आपके जो डी ऑर्बिटल है ये कैसे हैं, ये आपके जिरेड है। तो सारे ही डी ऑर्बिटल जिरेड होते हैं, चाहे वो डी एक्स वाई हो, डी वाई जेड हो, डी जेड एक्स हो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, डी जेड स्क्वायर। लोग लगता है सर डी जेड स्क्वायर कैसे, भाई अभी आपने देखा डी जेड स्क्वायर में आप जब देखोगे ये जो रिंग बनाओगे, ध्यान रखना अपोजिट लोब्स का सेम साइन। एक्चुअली डी जेड स्क्वायर में ये दोनों लोब्स मिलकर ऐसे रिंग बना लेती है, तो इस रिंग पर नेगेटिव साइन होगा। तो अगर आप एक्सचेंज करोगे तो ये कैसा रहेगा, आपके पास जिरेड रहेगा। तो जिरेड अनजिरेड का आपको आइडिया होना चाहिए। दो तरीके हैं, न्यूक्लियस के अबाउट लोब्स को एक्सचेंज करो, अगर साइन चेंज हो गया तो जो आपका ऑर्बिटल है वो कैसा होगा, अनजिरेड होगा। नहीं हुआ तो कैसा होगा, जिरेड। या फिर उसमें नोडल प्लेन ढूंढ लो, अगर उसमें इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स है तो वो जिरेड है, और अगर ऑड नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स है तो वो अनजिरेड है। चलिए अब देखिए, बढ़ते हैं आगे। मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं, उसे हम बोलते हैं कोवेलेंसी। आपने ऑर्बिटल्स देख लिए, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कैसे देखते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। एक बहुत काम की चीज है, इसे हम बोलते हैं कोवेलेंसी। कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और यूज भी नहीं कर पाते। तो इसका यूज तो ऐसा कभी नहीं आएगा, आगे जब हम हाइब्रिडेशन वगैरह सीखेंगे ना, वहां इसका यूज आता है। बट आप समझें कोवेलेंसी क्या होती है, नाम चल रहा है कोवेलेंसी। ये एक्चुअली नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी होती है कि एक एटम या एक एलिमेंट कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो बेसिकली उसके पास क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ताकि वो शेयर कर सके। तो इसको हम डिफाइन करते हैं एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट, नॉट ग्राउंड स्टेट, और सिंपल आप तो एक्साइटेड स्टेट लिख दो, प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम। देखो ये तो इसकी डेफिनेशन। बट हाँ, डेफिनेशन में कई बार आप देखोगे बिहेवियर थोड़ा चेंज होगा।
मैं सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड। आप तो सिंपल है, जैसे नाम सिखाया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये आप सीखोगे वैसे आगे चल के जब हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं उसे हम कोवेलेंसी बोलते हैं। बट एक्चुअली मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एक प्रोसेस सिखाना है जो आपके बहुत काम में आएगा। आगे जाके आप देखो क्या हो रहा है, तो वो आपको पहले सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो हमने देखा कि ऑर्बिटल्स की क्या होती है, अलग अलग एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा था, आपको अपने ऑफ बोस प्रिंसिपल सीखा था, वहां पे आप देखा था कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है, एक चीज समझना, न्यूक्लियस के सबसे पास होगा 1s ऑर्बिटल, फिर उसके बाद होगा 2s ऑर्बिटल, फिर कौन सा होगा 2p ऑर्बिटल, फिर इसके बाद आएगा 3s ऑर्बिटल। तो वो जो आपने एनर्जी का ऑर्डर देखा था वो एक्चुअली कुछ ऐसा होता है कि कोई ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। हाँ, एक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास है उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा कम होगी। जो जितना ज्यादा दूर है उसकी एनर्जी वैसे की वैसे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप पॉइंट लिख लेना कि क्लोजर इज एन ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस, lower will be its energy। तो उस ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो 1s न्यूक्लियस सबसे ज्यादा क्लोज है तो उसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम है। ठीक है, अब क्या होता है, अब होता सारा खेल एनर्जी गैप्स का। अगर ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है तो होता क्या, जो जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो जो ऑर्बिटल की एनर्जी होगी वही इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी होती है। तो कई बार क्या होता है, सेम शेल के ऑर्बिटल्स हैं तो सेम शेल के ऑर्बिटल्स में गैप क्या होता है, रिलेटिवली कम होता है। क्या होता है, गैप रिलेटिवली कम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से उछलकर यहां जा सकता है, अपने आप नहीं जाएगा। जब इसको किसी बाहर के सोर्स से एनर्जी मिलेगी या कहीं से भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी भी मीडियम से ये आगे जा सकता है। तो जो ये ऊपर चला जाता है तो इसे हम बोलते हैं इसकी एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। बोले बात समझ में आती है आपको? जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूं, हम स्टार्ट करते हैं बोरोन के साथ। देखो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, तो वो बनता है 2s2 2p1। अब ये आपको मैं जब भी बोलूं बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आपको एक दिमाग में और सोचिए क्या होता है, तो आपको याद होना शुरू होंगे। मैंने लिखा 2s2 2p1, तो देखो आप लिखो इसे 2s2 2p1 को ऑर्बिटल की फॉर्म में, मतलब ये ऑर्बिटल्स को हम बॉक्सेस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2s है, ये 2p है, और ये बोरोन की हम बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, 1 2p में, ये है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब क्या होगा, बोरोन को जितने बॉन्ड बनाने हैं जरूरत के हिसाब से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे एक्साइट कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं उसकी एक्साइटेड स्टेट। जैसे मैंने आपको बताया, अगर ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइट हो सकता है। जैसे आप देखो 2s और 2p दोनों सेम शेल के हैं, इनके बीच में गैप ज्यादा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन आराम से 2s से 2p में जा सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को 2s से 3p में जाना हो, उसके लिए बहुत बड़ा गैप उसको कवर करना है, वो पॉसिबल नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? छोटा गैप है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जा सकता है। जैसे 2p से 3s जा सकता है, 3s से 3p जा सकता है, 3s से 3p और 3d, क्योंकि सेम शेल के आ गए 3s 3p 3d। यहां 3d होता तो 3s से 3d जा सकता है, पर 2s से 3d थोड़ा जा सकता है ना? तो ये बात आप समझना। तो अब क्या होगा, बोरोन को लेट से 3 बॉन्ड बनाने, तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हम उसका स्पिन चेंज कर देते हैं। तो ध्यान से देखना, यहां पर जब बोरोन आपका एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा तो क्या होगा, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब देखो इसकी एक्साइटेड स्टेट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 है ना? तो यही बोरोन की मैक्सिमम कोवेलेंसी है। सो मैक्सिमम कोवेलेंसी की हम बात करें ना, उससे कम भी हो सकती है, बट मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है बोरोन की मैक्स, वो कितनी हो सकती है, 3। समझ में आया? और कार्बन की बात करते हैं। चलिए कार्बन से अगर मैं आपको मिलाऊं तो देखो कार्बन के केस में क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, बोरोन की जस्ट बाद है 2s2 2p2। तो देखो कार्बन की अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो अरेंजमेंट क्या होगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने हैं, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो
अभी इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके कोवेलेंसी 2 होनी चाहिए, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट है। अब अगर कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, कार्बन अगर अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा तो देखो क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में पहुंच जाएगा। तो देखो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गई। बताओ कोवेलेंसी कितनी हो गई, 4। तो इसीलिए कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन की जो मैक्स कोवेलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 4। वैसे भी कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो सिंपल इसकी कोवेलेंसी भी बोल सकते हो। मैक्सिमम वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं, आगे कुछ एलिमेंट्स आएंगे वो 3 भी शो कर सकते हैं, वो 5 भी शो कर सकते हैं, 6 भी शो कर सकते हैं, उनके लिए मैं मैक्सिमम वर्ड यूज कर रहा हूं। तो जनरली आपसे कोवेलेंसी बोले, मैक्सिमम कोवेलेंसी बोले, दोनों का मतलब एक ही लेकर चला। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं आगे और बात करते हैं नाइट्रोजन के लिए। करें, चलिए देखें नाइट्रोजन। अगर आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p3। ध्यान से समझना, अगर मैं ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो उसके अंदर क्या होगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 एंड 3। अब बताओ एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, कुछ नहीं। अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन को इधर भेज भी दिया तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर बन जाएगा। दैट मीन्स इसके पास सिर्फ 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। देखो इतनी मैं उम्मीद करता हूं आपने छोटी क्लासेस में कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो पढ़ा ही है ना। तो ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो बताओ इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई, 3। बट ध्यान से समझना कि नाइट्रोजन कैन ऑल्सो यूज this electron pair to form a coordinate bond. कौन सा बॉन्ड बनाने के काम में ले लेता है ये, इसको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए काम में ले सकता है। तो देखो नाइट्रोजन जो है वो इस तरह से 3 तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल है। एक एटम ए, एक एटम बी, इस एक एटम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे और इस बी एटम के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो बॉन्ड बनाने के लिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग में डाल देता है। तो इस तरह से इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, वो भी हम सीखेंगे, पता करेंगे कब होता है कब नहीं होता। तो अभी तो आप फोकस करें। देखो नाइट्रोजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो हाँ उसकी कोवेलेंसी 3 होती है। तो जनरली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। जैसे मैं आपको बताऊं अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ये एक इलेक्ट्रॉन उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में बच जाता है। लेकिन यही नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 4। जिसमें नाइट्रोजन विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 हो सकती है। ये आपको रटना वटना नहीं है, ये आप यूज करोगे तो मैं आपको रिकॉल करवाता रहूंगा, आप समझ लो। अच्छा एक और चीज देखो, मैं अगर n की जगह बना दूं n+, ध्यान से देखना, n+ में क्या होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन क्या था, 2s2 2p3, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 2s2 2p बचेगा। अब इसको पहुंचा दो एक्साइटेड स्टेट में, तो बताओ उस केस में क्या होगा, 2s 2p3 1 और 3। देखो फिर से इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। n+ की जो कोवेलेंसी है वो कितनी होती है, 4, जबकि n की जो कोवेलेंसी है वो कितनी होती है, 3। तो डिफरेंस समझना, ठीक है। ये जो आपने बोला कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ऐसे, ठीक है, इसका मतलब यही है। एक्चुअली इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, प्लस और माइनस। मैं बताऊंगा अभी आपको, तब और एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी आप ध्यान रखें, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 होती है, जबकि उसकी कोवेलेंसी 4 कब हो सकती है, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आए या फिर वो क्या बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, तब उसकी कोवेलेंसी 4 हो सकती है। नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए मैं बात करता हूं आपसे फिर ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2 2p4। तो आओ
ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो देखो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। और बताओ 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वहां है 4। तो 1 2 3 4। अब चाहे ग्राउंड स्टेट ले लो, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो भी पेयर बन जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ ऑक्सीजन की जो कोवैलेंसी है वो कितनी होती है, 2। इसीलिए ऑक्सीजन हमेशा क्या करता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। आपको देखना ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाते दिखेगा अगर ऑक्सीजन न्यूट्रल है, न्यूट्रल। अब आप सोचो अगर आप O की जगह O माइनस बना दो, क्या बना दो, O माइनस, हाँ O प्लस बनाओगे, मैं वो भी बनाता हूं आपके सामने, O माइनस। समझो O माइनस में क्या होगा, O माइनस में 2s है, ठीक है, 2p है। तो देखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, O माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़। अब इसके पास सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी जब भी ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होगा वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसके पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अगर आप इसकी जगह O प्लस ले लो, O प्लस, तो बताओ O प्लस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। मैं आपको ये सब रिकॉल कराऊंगा जब मैं बनाऊंगा। O प्लस में एक इलेक्ट्रॉन और कम कर दो, आपके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बताओ O प्लस की कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक कंपाउंड दिखाता हूं आपको मैं, इसे हम बोलते हैं वाटर, है ना, वाटर, H और H। इस पे एक H और जोड़ दो तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आता है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। याद नहीं रखना है, देखो पढ़ो और भूल जाओ। H3O+। आपको कोवैलेंसी देखना आना चाहिए, कोवैलेंसी। ये देखो 3 बॉन्ड बना रहा है, कब, जब इस पे प्लस चार्ज है। वहीं आप देखो OH-, ये तो आपने सुना ही होगा, इसमें ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है इसलिए एक बॉन्ड बना रहा है। और H2O, वहां पर ऑक्सीजन न्यूट्रल है इसलिए ऑक्सीजन क्या बना रहा है, 2 बॉन्ड। या तो ऑक्सीजन 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है या फिर एक डबल बॉन्ड बनाएगा जब ऑक्सीजन न्यूट्रल होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस चीज के ऊपर आप जरूर 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 ध्यान दें। कोई डाउट नहीं ना, समझ में आ रहा है? चलिए कॉपी करें, फिर चलते हैं थोड़ा और आगे, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूं मैं आपको इसमें। चलिए फिर देखिए बात करते हैं फ्लोरीन की। अब आप फ्लोरीन को देखो तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में 2s2 और 2p5। और अब इसकी कोई और एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल भी नहीं है, 1 2 3 4 एंड 5। तो सिर्फ इसकी कोवैलेंसी 1 है, इसीलिए आप देखोगे कि फ्लोरीन ओनली फॉर्म और सिंगल बॉन्ड। आपको फ्लोरीन कभी भी डबल बॉन्ड बनाता हुआ नहीं दिखेगा, फ्लोरीन आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड ही बनाता हुआ दिखेगा। रीजन, फ्लोरीन के पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए आपको ध्यान हो, या हम देखेंगे, चलो आगे चल के मैं बताऊंगा, रिकॉल करूंगा इस चीज को। तो फ्लोरीन आप ध्यान रखना सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। अभी आप देखो मैंने आपको मिलवाया बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से, ठीक है। नियॉन को आप लाओगे, नियॉन के पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो एक भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड, ठीक है। इनके पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे वो इनकी मैक्स कोवैलेंसी है। अब मैं आपको लेकर आता हूं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स पर। यहां आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। तो थर्ड पीरियड में देखो एल्यूमिनियम हो गया, यहाँ पे कार्बन में सिलिकॉन हो गया, यहाँ फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया, यहाँ आर्गन वगैरह आ जाएगी, उनकी बात नहीं करते अभी, ठीक है। अगर हम जैसे मान लो एल्यूमिनियम की बात करते हैं, ठीक है, या एल्यूमिनियम से ले लो, सिलिकॉन ले लो, एल्यूमिनियम से बात करते हो, तो एल्यूमिनियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो बनेगा 3s2 3p1। अब देखो आप आ चुके हो थर्ड शेल में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी इनऑर्गेनिक में आप इस चीज को यूज करोगे। जब आप थर्ड पीरियड में आ गए हो तो थर्ड पीरियड में भैया 3p के साथ साथ और कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, 3d। हाँ इनकी एनर्जी में डिफरेंस होता है लेकिन ये सेम शेल के तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। तो अब क्या होगा, एल्यूमिनियम से देखो एक इलेक्ट्रॉन और आगे चला जाएगा तो इसकी ग्राउंड स्टेट है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या कर सकता है, एक्साइटेड स्टेट में 3s में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, 3p के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 2 बन जाएंगे और बाकी इसके पास बहुत सारे वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो देखो 3 तो ये क्या बना सकता है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स शेयरिंग से, बाय शेयरिंग,
तो कोवेलेंसी कितनी हो गई 3। हाँ, तो नॉर्मल इसकी कोवेलेंसी 3 होती है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, AlCl3, AlCl3 में एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन एटम्स के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 बॉन्ड बना लेता है। लेकिन क्योंकि इसके पास अभी बहुत सारे खाली ऑर्बिटल्स हैं, क्या प्रेजेंट है, खाली ऑर्बिटल्स, तो यहां पर ध्यान देना, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ vacant orbitals, it can accept electron pair from others to form coordinate bond and can increase its कोवैलेंसी। तो अब ये शेयरिंग से तो नहीं बना सकता, लेकिन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैंने आपको भी सिखाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसमें क्या होगा, कोई और आके इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देगा। तो मान लो इसके पास कुछ Cl- हो गए, तो एक Cl- यहां अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देगा, एक Cl- यहां कर देगा, एक Cl- यहां कर देगा, मैक्सिमम 6 बना सकता है। 6 के बाद क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को जगह नहीं मिलती जुड़ने की, उसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 3 और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर ये ऐसे कंपाउंड बना लेगा AlCl6 3-। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर आप ध्यान दें, इसको सीखोगे आप यूज करते हैं, इसलिए आपको अभी सिखा रहा हूं। ठीक है, और इतना मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जानते हो कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां पर एक एटम दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये डिटेल्स मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के अभी। अच्छा, ये समझ में आता है आप लोगों को? चलिए अब मैं चलता हूं सिलिकॉन के पास। अगर मैं आपको सिलिकॉन का अरेंजमेंट दिखाऊं, तो सिलिकॉन के लिए भी सेम फंडा एप्लीकेबल है। बस सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट क्या हो गया, 3s2 3p2, वही कार्बन है, कार्बन का 2s2 2p था, इसका 3s2 3p2 हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जब आप जाओगे तो इसका एक n पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा आगे, तो 3s1 बन जाएगा और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हाँ भैया, इसकी कोवेलेंसी 3 है। लेकिन क्योंकि आप थर्ड पीरियड में हो, आपके पास यहां पर वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं। ये वेकेंट d ऑर्बिटल्स बड़े ही चमत्कारी होते हैं, ये सब कुछ बदल देते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले 4th 5th 6th 7th सभी के पास खाली d ऑर्बिटल होंगे, और इन खाली d ऑर्बिटल्स की वजह से ये अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा सकते हैं। देखो बढ़ा दिया, कहां 3 थी कहां 6 कर दिया। ये देखो यहां कितनी है 4, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होनी चाहिए 4, लेकिन बढ़ा देगा, है ना। ये और 2 जगह पर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो मान लो आप SiCl4 बना रहे हो, तो SiCl4 में तो कोवेलेंसी 4 है, लेकिन अब क्या करेगा, ये 2 क्लोरीन से और इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा 2 Cl- से, तो ये SiCl6 2- बना सकता है। So it can also, silicon can increase its कोवेलेंसी। और बताओ क्यों इंक्रीज कर पा रहा है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स। ठीक है, और कई बार ये मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है जरूरत के हिसाब से, है ना। 4 n पे इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप इसके कंपाउंड देखो कई जगह पर सिलिकॉन आपको मल्टीपल बॉन्ड बनाता हुआ भी दिख सकता है, तो वहां पर अभी हम देख लेंगे और एक केसेस के अंदर, बट अभी आप ये समझें कि किस तरह से अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा रहा है। चलिए फास्फोरस के पास चलते हैं। फास्फोरस जो कि नाइट्रोजन का ही भाई है। अगर आप फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो तो बनता है 3s2 एंड 3p3। अब देखो आप फिर से 3 में हो, थर्ड पीरियड में हो, थर्ड शेल में हो, तो D पड़ा होगा खाली। ये जो D मैंने आपको बताया बड़ा ही चमत्कारी है, तो चमत्कारी D से मिलते हैं। तो देखो 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, अब 3p तो भरा हुआ है, तो अब इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में। आप बोलोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, 3s से 3d में, मैंने क्या बोला, सेम शेल में आराम से जा सकता है। तो यहां 3s से इलेक्ट्रॉन उछल के जाएगा किसमें, 3d में, एक्साइटेड स्टेट में। हाँ एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो अगर उसको एनर्जी मिली तो जाएगा, नहीं मिली तो नहीं जाएगा। अब आप सोचो सर एनर्जी कौन देगा, एनर्जी वो अपने एनवायरमेंट से अपने आप ले लेता है। मुझे उछल के यहां जाना है, तो मैंने अपने शरीर से एनर्जी ले ली, अब मैं इसको बाद में रिफिल कर लूंगा कुछ ना कुछ खाकर। तो आप इसमें क्या होता है, लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं, सर वो एनर्जी कहां से आई होगी। अबे कहीं से भी आई हो, तुम्हें क्या मतलब है, आम खाओ, गुठली क्यों गिन रहे हो।
आई है, एनर्जी मिली होगी तभी तो गया होगा, तभी तो वो कंपाउंड बना होगा, है ना। मैं अभी एग्जांपल देता हूं आपको। तो देखो यहां के हिसाब से देखोगे तो इसकी कोवेलेंसी कितनी आएगी 3, लेकिन यहां के हिसाब से देखोगे तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। आगे ना। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, PCl3, तो PCl3 इसके अकॉर्डिंग बनेगा, 3 क्लोरीन के साथ ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और एक इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएगा, इसे हम बोलते हैं लोन पेयर। नाम याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, बॉन्डिंग में काम नहीं आ रहा, उसे हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं, अकेला पेयर। अच्छा इसके हिसाब से अगर मैं बनाऊं तो देखो इसके हिसाब से बनेगा PCl5, 5 क्लोरीन के साथ ये 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। एक और कंपाउंड दिखाता हूं, उसे हम बोलते हैं POCl3। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन दिख रहा है कि ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि न्यूट्रल एक्शन एटम या तो 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा या एक डबल बॉन्ड बना सकता है। देखो समय आ गया है, ये फास्फोरस अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बना लेगा और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के साथ शेयर करके 3 बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। क्या ये इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी? नहीं। देखो फिर से इसके पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। तो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स, vacant 3d orbitals, it can further increase its covalency। तो फिर से क्या हो, अब कोई क्लोरीन आए और इसके साथ यहां पे तो PCl5 जो है एक और क्लोरीन Cl माइनस से रिएक्ट करे तो ये इसको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देगा और ये PCl6 माइनस बना देगा। याद रखना नहीं है, समझते जाओ। अब आपको लग रहा होगा सर फिर तो कोवेलेंसी मैक्सिमम 6 ही हो सकती है। नहीं भाई, मैंने अभी तक नहीं बोला, अभी तक जो कंपाउंड है वो 6 ही बना रहे हैं। कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे हैं स्पेसिफिक जो 7 और 8 भी बना सकते हैं, उनको भी आप देख लोगे। बट अभी ध्यान दें, ऐसा रूल मत बना लेना कि सब में 6 आ रहा है तो हाँ सर अब तो 6 ही हो सकती है मैक्सिमम, ऐसा कोई रूल नहीं है। 7 भी होती है, 8 भी होती है, मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा। बट ऐसे आप किसी भी उस पर ना जाएं, क्या बोलते हैं उसको अपन, भूल गया मैं, इंग्लिश का टर्म है जो भूल गया, कंक्लूजन पे, हाँ किसी भी कंक्लूजन पे ना जाए कि ऐसा ही हमेशा होता है। ठीक है, चलिए फॉस्फोरस के बाद अगला नंबर आता है सल्फर का। तो सल्फर का अगर आप ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखो तो होता है 3s2 ग्राउंड स्टेट और 3p4 वही ऑक्सीजन के जैसा। और भैया देखो खाली पड़ा है डी, चमत्कारी डी। तो बताओ एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा। अब डिपेंडिंग ऑन इसकी अलग अलग एक्साइटेड स्टेट बन सकती है। जैसे मैं बताता हूं ES1 पहली एक्साइटेड स्टेट, पहली एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 3s में तो जो इलेक्ट्रॉन है वो है ही, देखो आपको 3p में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ठीक है। अब 3p में 4 इलेक्ट्रॉन थे तो इनमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाए आगे, यहां है। बताओ इसकी कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है, तो यहां से इसकी कोवेलेंसी निकालो, देखो यहां से निकालो तो कोवेलेंसी 2 आएगी, यहां से निकालो 4 आएगी। और इसकी एक और एक्सरसाइज बना दूं, और ज्यादा एनर्जी मिल जाए तो ये भी आगे चला जाएगा। उस केस में देखो 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन और 3d के अंदर कितने हो जाएंगे बताओ, हाँ 2 यहां आ गए, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए फ्री। तो यहां कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 6। अब 6 के बाद ये बढ़ा सकता है पर वो फेवर नहीं करेगा, कम जो एटम्स जुड़ेंगे ना उनमें रिपल्शन होगा। जैसे SF6 है, SF6 में ये 6 फ्लोरीन के साथ 6 कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा ऐसे। अब तो कोई बुरी तरह घिर चुका है फ्लोरीन से, अब ये और बॉन्ड बनाएगा तो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो वो मॉलिक्यूल को स्टेबल रहने नहीं देता है, इसलिए ये इससे ज्यादा बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। तो रटना नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, देखना है कि उसमें कितने मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इन जनरल 6 के ऊपर आपकी वैलेंसीज नहीं जा रही है इन केसेस के अंदर। चलो ऐसे देखो, अब सल्फर जो है वो मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है, आपने देखा होगा सल्फर SO3 का नाम सुना होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन न्यूट्रल है, डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आगे जब स्ट्रक्चर सिखाऊंगा ना तो वहां काम मिलूंगा। ऑक्सीजन क्या करता है, अगर न्यूट्रल है तो वो क्या बनाता है, डबल बॉन्ड्स बनाता है। क्या बनाता है, डबल बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, समझ गए चीजों को। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे
और आगे चलते हैं और बातें करते हैं। अभी तो हमारे पास कौन बच गया, क्लोरीन बच गया। तो भाई आप कॉपी करो, मेरे पास जगह खत्म हो गई, मैं जगह ऐड करता हूं। चलिए चले आगे देखें क्लोरीन का केस। तो क्लोरीन का भी सेम ही केस है। क्लोरीन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे तो क्या बनता है 3s2 और 3p5। और क्योंकि आप थर्ड शेल में हो तो आपके पास आ चुका है चमत्कारी डी ऑर्बिटल। और जब भी कभी भी कहीं भी डी ऑर्बिटल आएगा वो उस मॉलिक्यूल की, उस एलिमेंट की क्या कर देगा, कोवैलेंसी को चेंज कर देगा। ठीक है, अब देखो एक्साइटेड स्टेट, पहली एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाए। अब आप देखो ये कैसे रंग बदलेगा। ये क्लोरीन बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी एक्साइटेड स्टेट क्रिएट कर सकता है। देखो यहां के हिसाब से कोवैलेंसी 1, तो देखो क्लोरीन आपको एक बॉन्ड बनाता हुआ मिल जाएगा HCl। देखा है ना, कंपाउंड एक बॉन्ड बना रहा है। बाकी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री फॉर्म में रहेंगे। इन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर्स। कितने लोन पेयर्स हैं? 3 लोन पेयर्स हैं। अच्छा यहां पर आओ, बताओ यहां के हिसाब से इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई 3। तो यहां पर क्लोरीन 3 बॉन्ड बना सकता है। 3 बॉन्ड क्लोरीन कहां बनाता है? अरे अभी तो बनाया था। नहीं, अकेले क्लोरीन ने 3 नहीं बनाए थे वहां पे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चिंता ना करें। एक कंपाउंड होता है ClF3, तो मैंने आपको सिखाया था। अभी भी देखो, अब आपको पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगी कंपाउंड देख के। इनको याद नहीं रखना है, इनको देख के समझो कि मैंने जो सिखाया क्या वो यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो आपने भी देखा था कि भाई फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है। कहां गया, ये नहीं रहा, यहां गई था ना, ये रहा। देखो फ्लोरीन कैन ओनली फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड। देखो इस चीज को हम यूज कर रहे हैं। तो ये 3 क्लोरीन के पास एक क्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। 3 फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन बनाया और देखो 1 2 इसके पास क्या बच जाएंगे, लोन पेयर। दिख रहा है ना। अच्छा अब ये इलेक्ट्रॉन भी आगे शिफ्ट हो जाए तो भैया ES2 बनाओ। ES2 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और, ये तो एज इट इज रहेगा। अभी तो यहां वाले ही पूरे शिफ्ट नहीं हुए। तो देखो 1 2 3 4 5। अब इसकी कोवैलेंसी 5 आ जाएगी। 5 जैसे आपके पास वही ClF5 ले लो। F एक F ऊपर एक F नीचे। देखो अभी भी एक लोन पेयर बाकी है, ये बन गया है ना। मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है। जैसे मैं आपको कंपाउंड दूं ClO3- होता है। क्या है? ClO3-। इसमें क्या होगा, क्लोरीन। अब ध्यान से सुनना जो मैंने आपको सिखाया था। देखो हर एक चीज सिखा रहा हूं मैं आपको, ये हर एक चीज आपके काम में आएगी। ऑक्सीजन कहां है, ये रहा। मैंने आपको सिखाया था ऑक्सीजन पे अगर माइनस चार्ज है, तो वो एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन अगर न्यूट्रल है तो वो 2 बॉन्ड बना सकता है, या तो 2 सिंगल बॉन्ड या 1 डबल बॉन्ड। देखो ये चीज यहां पर आएगी। अब आपको दिख रहा है ClO3- है, तो यहां पर एक ऑक्सीजन माइनस चार्ज वाला होगा और 2 न्यूट्रल होंगे। देखो 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो देखो ये इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, इन दोनों के साथ डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 और एक इसके पास लोन पेयर बच गया। तो यहां क्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी 5। अगेन आपको स्ट्रक्चर बॉन्डिंग कुछ याद नहीं रखनी है, अभी आप सिर्फ कोवैलेंसी पर फोकस करें। मजा आ रहा है ना? हाँ आना चाहिए। अभी देखो इसकी एक और स्टेट बन सकती है और उसे बोलेंगे ES3। ES3 में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां बचा, 3 इलेक्ट्रॉन यहां बचे और 3 इलेक्ट्रॉन यहां। अहिला ये तो 7 हो गए। तो अब इसकी कोवैलेंसी कितनी जाएगी, 7। सर आपने तो बोला था 6 के ऊपर। मैंने कब बोला 6 के ऊपर? आपने खुद सोच लिया था कि 6 के ऊपर नहीं जाती। भाई जाती, मैंने तो बोला था अभी। अब देखो क्लोरीन 7 बॉन्ड बना सकता है। अब 7 बॉन्ड बनाने का मतलब ये नहीं है कि सातों के सातों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो। मैंने ये कब बोला कि 7 के साथ सिंगल होना चाहिए? ऐसा आयोडीन में होता है। आप देखना आयोडीन का कंपाउंड बनता है IF7, तो वहां होता है क्योंकि आयोडीन साइज में बड़ा होता है। तो बड़े साइज में 7 बॉन्ड बनाना फिर भी पॉसिबल है, छोटे साइज में बनाना पॉसिबल नहीं होता है। खैर इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो यहां देखो क्लोरीन के साथ वैलेंसी कैसी होती है, तो मैं दिखाता हूं आपको। ये कंपाउंड देखो ClO4-। इसमें एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, मैं बता रहा हूं क्यों, वो आप आगे सीख लोगे। और अगर आप में से कुछ लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड पता है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, इसलिए माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर ही आएगा। पता नहीं है तो जाने दो, मुझ पर भरोसा रखो। यहां पर क्योंकि अभी आपको स्ट्रक्चर बनानी नहीं है, सिर्फ मैं चीजें सिखा रहा हूं, उनको देखो। यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, जैसा मैंने आपको सिखाया, ये आपको पता लग जाएगा आगे चल के कब नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैंने आपको सिखाया कि ऑक्सीजन अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो एक बॉन्ड बना सकता है,
और न्यूट्रल वाले ऑक्सीजन 3 बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाएगा, या तो डबल बॉन्ड या फिर 2 सिंगल बॉन्ड। तो देखो एक बॉन्ड इससे बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी आ गई है? 7 आ गई। समझ सकते हैं? तो जो कोवेलेंसी वर्ड है, टर्म है, ये आप समझें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। यहां पे कई लोग परेशान होते हैं क्योंकि उनको पता है, इनको सिखाता ही नहीं उनको ये चीज कि ऐसा होता है। तो मैं आपको सिखा चुका हूं कि भाई इस तरह से जरूरत के हिसाब से भाई ये कंपाउंड बनाना, तो कहीं ना कहीं से बना होगा। अब ये कैसे बना हम इसको समझा रहे हैं। तो इस क्लोरीन को कहीं ना कहीं से इतनी एनर्जी मिल गई होगी कि इसने अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्री कर लिए होंगे, ऐसे अनपेड बना लिए होंगे। अब इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को ये बॉन्ड बनाने के काम में ले सकता है और 7 बॉन्ड बना सकता है, जो कि ये यहां पर बना रहा है। जब इसको जरूरत है, जब इसको 2 बॉन्ड एक बॉन्ड बनाना है, तो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन काम मिल रहा है, क्यों परेशान होगा। जब इसको 3 बॉन्ड बनाने हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके 3 बॉन्ड बना लेगा। जब इसको 5 बॉन्ड बनाने हैं तो इस तरह से 5 बॉन्ड बना लेगा। जब इसको 7 बॉन्ड बनाने हैं तो एक एटम जो है वो अपनी जरूरत के हिसाब से अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करता है और दूसरों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जो कोवेलेंसी टर्म मैंने आपको सिखाया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, टॉपिक है। इस पर जरूर 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 काम करें। आप इसे कॉपी कर लें। आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करें। आज मैंने आपको जो भी सिखाया, शेप्स बनाए ऑर्बिटल्स की, उनको समझें और कोवेलेंसी के ऊपर काम करें। खुद से एक बार दोबारा प्लेन पेपर पे सारे एलिमेंट्स की ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी सब लिखें और इनके ऊपर ध्यान दें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करें।